मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक एंड दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से शुरू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, नोइवेनेगल एंड ऑल। ठीक है, वो सारे मैकेनिज्म्स आज करेंगे एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें हम सारी चीजें कवर करके एक बार उसको निपटा देंगे, देन वी विल हैव द डीपीपी डिस्कशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज जहां पर आपका 1,2 एंड 1,4 एडिशन हो सकती है। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी करवाया हुआ है। देखिए अब यहां पे दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1,2 एडिशन करता हूं, 1,2 का मतलब वो ये, क्योंकि यहां पर अगर मैं 1,2 मार्क करता हूं, मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 पोजीशन आ गई। तो 1,2 एडिशन का मतलब हुआ कि कार्बोनिल के अक्रॉस कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब कोई मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। एंड 1,4 का मतलब है कि एक एडिशन ऑक्सीजन पे हो रही है और दूसरी वाली इस 4th नंबर वाले कार्बन पे हो रही है। तो 1,2 एंड 1,4 दोनों तरह के हो सकते हैं। देखिए नाउ बोथ CO एंड द C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैव पाई बॉन्ड्स बट दे रिएक्ट विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल में अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एल्कीन्स चैप्टर से याद कीजिए कौन अटैक करता था? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया की तरह देखा जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह देखा जाता है। तो ये भाई साहब खुद न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं। पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन उसका, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये दोनों दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस करते हैं। तो दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट? तो CO reacts with nucleophiles while the C double bond C reacts with electrophiles. Now, both the two pi bonds have here are conjugated. The electron cloud is delocalized over 4 atoms. तो ये आपको मैंने पहले बता ही दिया कि conjugation इनमें है। ठीक है, 1 second, let me change the color of this highlighter. भाई साहब को येलो पे कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे अब ये जो आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पे। फाइन, अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? कार्बन और इस वाले कार्बन पे। मतलब एक बार हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर दे और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर ले, है ना, मतलब एडिशन इन दोनों के क्रॉस हो। और दूसरी बार हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन पे और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ ना वो। तो दिस एक्सप्लेन्स कि कब 1,2 एडिशन होगी और कब 1,4 एडिशन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास दो अलग अलग सेंटर पे आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पे अटैक कर सकता है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किस तरह के रहते हैं? कार्बोनिल पे अटैक तो वैसे बहुत तरह के न्यूक्लियोफाइल करते हैं, बट जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ते हैं दैट इज द RMGX एंड RLI, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ठीक है, तो RMGX और RLI में ये जो R नेगेटिव है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए बात करते हैं 1,2 एडिशन की। देखिए 1,2 एडिशन में सिर्फ आपको CU डबल बॉन्ड O के अक्रॉस करना है, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल था यहाँ अटैक करेगा, फिर O के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन से H पॉजिटिव उठा लेगा वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये आपका हो गया, दिस इज एडिशन अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 1,4 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करता है? इस कार्बन पे। क्यों? इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां जंप करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां जंप करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस O पे नेगेटिव चार्ज आया और उसने वाटर में से H उठा लिया, तो एक एडिशन यहां हो रहा है और एक वाला यहां पे हो रहा है। तो ये हो गया आपका 1,4 एडिशन। तो आई थिंक द मैकेनिज्म इज प्रीटी मच क्लियर, क्योंकि पहले भी हम 1,2 1,4 के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ अब ना द क्वेश्चन इज कि सर कब 1,2 होगा और कब 1,4 होगा? द आइडेंटिटी ऑफ द मेटल इन द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट डिटर्मिन्स कि 1,2 होना है या 1,4 होना है। मतलब कि जब RLI और RMGX में मेटल अलग अलग है ना, यहां पर लिथियम है और यहां पर मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये दोनों भाई साहब, फिर भी ये दोनों भाई साहब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या देते हैं? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ओके, बट तो याद रखना ये चीज, RLI और RMGX दोनों आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, बट R2CuLi डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट जो है वो आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो ये भी आपको R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट करके देगा, पर उसका अटैक करवाएगा कुछ इस तरह से, 1,4 तरीके से। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो देखिए ये आपका CH3 MgBr है
तो कोई नहीं, RMGX था, यहाँ अटैक करा, कार्बोनिल को आपने अल्कोहल बना दिया, डन। पर यहां पर आप R2CuLi से अटैक कर रहे हो, तो ये जो R ग्रुप है इसको फोर्थ पोजीशन पे लगा दो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ओके बस। तो ये फोर्थ पोजीशन पे आ गया आपका, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O का आपका बन गया OH, और डबल बॉन्ड बीच में आ गया। तो 1,4 एडिशन जब भी होती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। पर 1,2 एडिशन में जो डबल बॉन्ड है वो अपनी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपनी पोजीशन को रिटेन करता है, मेंटेन करता है, ओके। तो आई होप यहां तक की कहानी तो आपको समझ आई गई। एक सेकंड में थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूं ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज बेटर। देखिए, लेट मी चेक के, अभी ठीक लग रहा है ना, इतना छोटा छोटा भी अच्छा नहीं लगता है ना, कोने में जाके बैठा हुआ है इंसान, है ना, अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसे। देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि RMGX का इसके ऊपर अटैक हुआ, वाटर में से ये H उठाता है ना, एज अ बेस। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये हम सब कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वंस अगेन, तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विद ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब देखिए CO2, बेटा RMGX को जब CO2 के साथ ट्रीट किया जाता है ना, तो RCOOH बन जाता है बस, है ना, ये जो R ग्रुप है इसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो R के आगे COH लगाना है आपको, सिंपल। यहाँ पर CH3CH2MgBr यहाँ अटैक करेगा, इसका अल्कोहल बना लेगा। यहाँ पर RLI, ये R ग्रुप जो है कार्बन पे अटैक करेगा और अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। ये 1,4 है, पर RMGX है, मतलब सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था, तो RMGX का अटैक किया तो 1,2 एडिशन हुई यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। नाउ रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्डोल, कैनिजारो, वो सारे सारे जो आपके रिएक्शन है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो कार्बोनिल है उसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि जब आप इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है दिस इज डीलोकलाइज, और वो डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जा रहा है, जो और भी अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे उतना स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो मोर स्टेबल का मतलब हुआ कि ये लेस रिएक्टिव भी हुआ। मतलब अगर आपको अटैक करवाना है इस स्पीशीज का, किसी के ऊपर अटैक करवाना है, तो ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला फॉर्म अटैक करेगी क्या? ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होगा या कार्बन के थ्रू होगा? कार्बन के थ्रू, क्योंकि O नेगेटिव उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता जितना C नेगेटिव होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाला आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, इसलिए मोर रिएक्टिव। तो जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये कार्बन करता है, एंड दिस, ये वाले भाई साहब इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इनोलेट आयन। तो ये इनोलेट आयन आपके इन सारे आने वाले मैकेनिज्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिज्म्स में एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। तो करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन जब जब होगी और बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम H पॉजिटिव को उठा लेगा, एनोलेट बनाएगा, और ये C नेगेटिव आगे किसी और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा। तो पहला आ गया आपका अल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को आपने जोड़ दिया, या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को भी आपने जोड़ के एक नया मॉलिक्यूल बनाया, और उस प्रोसेस में एक छोटा मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, मे बी वाटर निकल गया, अमोनिया निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, है ना। तो दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं विद द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइक वाटर और अल्कोहल और अमोनिया, लाइक दैट, समझे? तो ये आपका आ गया। तो कंडेंसेशन कंबाइंस टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ्टन विद द लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और एन अल्कोहल। तो अल्डोल के 3 टाइप हैं, सिंपल अल्डोल, क्रॉस्ड अल्डोल और अल्डोल साइक्लाइजेशन। तो अल्डोल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है। अब आप बोलोगे सर मेजॉरिटी हमने पढ़ा हुआ बेसिक मीडियम में, बट अगर आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म तो ये एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ओके। तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जैसे यहां पर ये अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पर कोई नहीं है, तो ये HCHO आपका अल्डोल नहीं करेगा, PHCHO अल्डोल नहीं करेगा। यहां पर है 3 अल्फा है, यहां पर 2 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, तो 4 अल्फा हैं।
राइट। तो सिंपल अल्डोल में क्या होता है, एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल, मतलब दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। और अल्डोल फाइनल बनता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, दैट इज अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डोल का शॉर्टकट आपको बताता हूं, देखिए पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन थी, बेस ने आके इसको निकाला। अब क्वेश्चन आएगा, सर अगर दो तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब लेफ्ट में भी अल्फा हाइड्रोजन है राइट में भी है, तो हम किसको निकालेंगे, तो जो ज्यादा एसिडिक होगी आप उसको निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। तो बेस ने इस H पॉजिटिव को निकाला, नेगेटिव चार्ज आया ना। अब ये जो एनोलेट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो ये ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा, पर ये जो पहले वाले से एनोलेट बना वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कार्बोनिल पे अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव बना, और O नेगेटिव ने H वापस लिया। कौन सा H, जिसको बेस शुरुआत में लेके गया था कि भैया उधार दिया था वापस करके जाओ, तो ये उस H को वापस बेस से निकाल लेता है। तो दैट इज द प्रोडक्ट। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है अल्डोल, ये क्या है, देखिए अल्डोल बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है ना, और कार्बोनिल से अल्फा और ये बीटा, बीटा पे देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी हुआ ना ये। तो अल्डोल इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से इट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। मतलब वो अल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है, मतलब ये वाला ग्रुप जो है ये अल्डिहाइडिक भी हो सकता है और ये कीटोनिक भी हो सकता है, राइट। तो आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर कि जब दो सेम मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो अल्डोल आपका सिंपल अल्डोल कहलाता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट बहुत प्यारा है। शॉर्टकट में क्या करना है आपको, दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नीचे रख देना है, एक को ऊपर लिख दिया एक को नीचे लिख दिया, एंड लिखना ऐसे है कि एक के कार्बोनिल के नीचे दूसरे का अल्फा कार्बन रखना है। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन से एक H पॉजिटिव निकलता है और वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो फिर अटैक करता है, यस। तो जैसे नीचे वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है, तो इसके अल्फा कार्बन को आपने दूसरे के कार्बोनिल के एग्जैक्टली नीचे रखा। क्यों, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा, राइट। तो बस, तो दोनों को इस तरह से रखा, तो उसके कार्बोनिल को इसके अल्फा वाले से जोड़ दिया और यहां से H उठा के ऑक्सीजन पे भेज दिया और डबल बॉन्ड O को कर दिया सिंगल बॉन्ड OH, बस। तो तुम दोनों को जोड़ देना था, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। तो देखिए अल्फा बीटा और बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, ये आपका अल्डोल बन गया। अब मजे की बात क्या है कि अल्डोल को जब स्लाइटली हीट किया जाता है आगे, तो उसमें से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में कौन निकलता है, ये OH और ये H, मतलब अल्फा और बीटा से OH और H निकलते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन होती है। क्यों सर, अल्फा बीटा से क्यों होती है, OH यहां से चला जाए और H यहां से चला जाए, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो वो इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए जब भी आप अल्डोल को स्लाइटली हीट करते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका पानी निकल जाएगा इस केस में, मतलब आपका तो नहीं निकलेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का अल्डोल का डिहाइड्रेशन होगा। एंड अगर आपको मान लीजिए ये डिहाइड्रेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया गया है, अगर आपको कभी कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया हो, तो आप ध्यान दीजिए ये अल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बनाया जा सकता है। अब अगर आप बोलें सर ये हमें फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं ये किन मॉलिक्यूल से बना था, ओरिजिनल रिएक्टेंट कौन से थे, तो आप क्या करें, जो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है ना आपका, ये अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ दो, ओके, तोड़ दिया, यस। अब देखो ये तो मैंने पहले लगा लिया एक तो, ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ओके। अब नीचे वाले पार्ट के पास तो CHO है, कार्बोनिल है, ऊपर वाले पार्ट के पास नहीं है, यस। तो जिस पार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है उन जनाब को डबल बॉन्ड O दे दो और नीचे वाला जो था उसको H2 दे दो, मतलब पानी ऐड कर दो सिंपली। तो जिस पार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं थी उसको डबल बॉन्ड O लगा दो, तो ये CH3 CH2 CHO और नीचे भी क्या बन जाएगा CH3 CH2 CHO। तो मतलब दो प्रोपेनल मॉलिक्यूल्स को यूज करके अल्डोल कंडेंसेशन करवा के ये प्रोडक्ट बनाया गया था। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से ओरिजिनल कंपाउंड कैसे बनाना है आपको, जस्ट अल्फा बीटा के बाद बॉन्ड तोड़ो, एक को डबल बॉन्ड O और एक को H2 प्रोवाइड करा दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये देखिए स्लाइट हीटिंग ऑफ और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम प्रोमोट्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जो मैं आपको बोल रहा था, अल्फा और बीटा में से OH और H निकल के डिहाइड्रेशन कर जाता है, तो ये हो जाता है।
अब ये तो आप बोलोगे सर स्लाइटली हीटिंग करके करवाया है, पर कभी कभी ये खुद ही हो जाता है, बिना हीट किए भी हो जाता है। वो कब होता है? जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर कॉन्जुगेशन में है तो डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाएगी। मतलब ये कि देखिए, जैसे ये आपका एसीटोफिनोन है, ठीक है, और इसका आप करवा रहे हैं यार। अब ये रिएक्शन में ना, ये क्वेश्चन था भी, है ना, पूरा सॉल्व हो चुका है, तो ठीक है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल लेके आपने इसका अल्डोल करवाया, तो अल्डोल करवा के आपका ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये आपका अल्डोल आ गया। ओके, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, अगर मैं अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है, दिस इज माई अल्फा, दिस इज बीटा, अगर मैं अल्फा बीटा के बीच में डिहाइड्रेशन करवा के डबल बॉन्ड ले आता हूं, तो ये डबल बॉन्ड क्या आगे कॉन्जुगेटेड है? ये इस डबल बॉन्ड के साथ तो है, पर इसके साथ है क्या? नहीं। मान लीजिए, और इधर इधर भी तो बेंजीन है ना, तो इधर तो कॉन्जुगेटेड नहीं था इस बेंजीन के साथ, पर इस बेंजीन के साथ तो था। यस, तो अगर ये जो डबल बॉन्ड है अल्फा बीटा के बीच में, ये फर्दर आगे किसी के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो आपको बिना हीट किए ही डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हीट नहीं करना है। तो ये भाई साहब यहां पे नहीं रुकेंगे ये रिएक्शन, ये आगे PHCCH3 डबल बॉन्ड CHCOPH ये बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज समझ आ गई कि जब वो डबल बॉन्ड जो है अल्फा बीटा के बीच का फर्दर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो वो चला जाएगा, वो खुद ही डिहाइड्रेट कर जाएगा बिना किसी हीटिंग के। अब जैसे ये है, तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपेनल जो है ये अल्डोल रिएक्शन नहीं देता, ये एक तरह का एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये क्या है, कंपीटिंग रिएक्शंस हैं और उनमें पार्टिसिपेट कर जाता है, अल्डोल नहीं करता ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहां पर क्या करना है आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए, एक के अल्फा को दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ दिया, हाँ जी, अल्फा को कार्बोनिल से जोड़ दिया, और जहां कार्बोनिल से जोड़ा है उसके डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दिया। यस, दैट इज योर अल्डोल, डन। अब अगर फर्दर हीट किया जाएगा इसको, तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि नॉर्मली कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हीट करने पे ही डिहाइड्रेशन होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, ओ सॉरी, गलत ड्रॉ कर दिया ये। ओके, डन। नेक्स्ट, क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल क्या होता है, जब 2 अलग अलग कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स आपस में अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एटलीस्ट एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि एक से एनोलेट बनना है ना। तो व्हेन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, और जिनमें से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। सर अगर दोनों के पास हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा, पर तब क्या है ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट अगर एटलीस्ट एक के पास तो होनी ही चाहिए, ताकि वो एनोलेट बना के दूसरे पे अटैक कर पाए। ठीक है, तब आपका, इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। तो क्रॉस अल्डोल में मान लीजिए हम ऐसा केस लेते हैं कि दोनों के पास अल्फा था, इथेनल और प्रोपेनल, तो देखो क्या होगा, एक बार तो इथेनल के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में सिंपल अल्डोल कर लेंगे, एक में प्रोपेनल के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में सिंपल अल्डोल कर लेंगे, तो 2 प्रोडक्ट तो आपके सिंपल अल्डोल से आ गए। ठीक है, देन इथेनल का एनोलेट इस पे अटैक करेगा, तीसरा प्रोडक्ट। अगली बार प्रोपेनल का एनोलेट इस पे अटैक करेगा, चौथा प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से 2 सिंपल के होते हैं, 2 क्रॉस्ड के होते हैं। तो ये होता है जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल थे। या तो क्रॉस अल्डोल के बारे में आप समझ गए, ठीक है, किस तरह से आपको मैकेनिज्म वहां पे करना है। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 2,2 डाइमिथाइल 1,3 प्रोपेन डायोल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ अ मिक्स्ड एल्डोल प्रोडक्ट यूजिंग NaBH4। मिक्स्ड एल्डोल का मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, मतलब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन वहां पे हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड, आई जस्ट पुट ऑन माय बॉक्सिंग ग्लव्स। तो अल्डोल क्या है, देखिए, अब आपका 2,2 डाइमिथाइल 1,3 प्रोपेन डायोल, ठीक है, ये आपका बन रहा है। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो अब यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो किसी अल्डोल का NaBH4 से रिडक्शन हुआ होगा। मतलब या तो ये OH आपका कार्बोनिल रहा होगा, या फिर ये वाला OH आपका पहले कार्बोनिल रहा होगा। अब तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो किसी भी एक को आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका कार्बोनिल आ गया। अब एक बार आपके पास कार्बोनिल आ गया कि ये आपके पास अल्डोल था, तो उससे ओरिजिनल रिएक्टेंट कैसे बनाने होते हैं, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ओके, तो जिस तरफ अल्कोहल है उसको भी डबल बॉन्ड O कर दो, और बाकी दूसरी तरफ तो आपका वैसे ही
अल्डिहाइड ही था, ठीक है। तो ये वन अब बन जाएगा आपका HCHO और ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका ये आइसोप्रोपाइल, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेनल। ओके, चलिए ठीक है। सिमिलर मतलब बाकी क्वेश्चन भी आके इसी तरह के कि अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है अगर आपको अल्डोल से वापस आपके रिएक्टेंट्स जनरेट करने हैं। देन अगेन सिमिलर क्वेश्चन, अब जैसे ये है कि इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे कि आपको ये मिले ये प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब ये वाला तो कार्बोनिल है जो ये था ओरिजिनल, यहां पर क्या करना है, यहां पर डबल बॉन्ड O लगाना है, तो मतलब दिस प्लस PHCHO बेंजल्डिहाइड। सेकेंड केस में ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया अगेन, तो ऑलरेडी बेंजल्डिहाइड तो है ये वाला पार्ट, साथ में क्या रहा होगा इसके ये, क्योंकि इसके अल्फा से कनेक्शन बना है, ठीक है। तो इसका एनोलेट बना है, इसका एनोलेट बना हुआ है क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये हो गया आपका एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्डोल साइक्लाइजेशन। देखिए साइक्लाइजेशन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे ताकि वहीं पर एनोलेट भी बनेगा और उसी मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट के ऊपर अटैक भी होगा, तो इंटरनल या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है ये। तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन ऑफ अ डाई कार्बोनिल, जिसमें 5 और 6 मेंबर रिंग बनते हैं जनरली, क्योंकि 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो छोटे रिंग अगर कभी बन भी रहे हो ना तो बनाने नहीं है, जैसे जहां पर 5 मेंबर भी बन सकता है और एक 3 मेंबर भी बन सकता है तो 5 बनाना है, 6 और 4 बन सकते हैं तो आपको 6 बनाना है, ठीक है। बड़े रिंग कंपैरेटिवली बेटर है अप टू 6 के बाद फिर से स्टेबिलिटी घटती जाती है। अब देखिए करना कैसे है, जैसे ये आपके पास आ गया, इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बोनिल हमारे पास हैं और अल्फा कितने हैं मेरे पास, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, 4 अल्फा कार्बन है। तो एनोलेट तो मैं कहीं से भी बना सकता हूं, तो देखो एक पॉसिबिलिटी है यहां एनोलेट बनाऊं और यहां पर अटैक करवाऊं, ओके। तब क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से क्लोज होगा और ये 5 मेंबर रिंग मिलेगा, ओके, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा, यहां पर एनोलेट बनाऊं और यहां से अटैक करवा लूं, तो दैट विल गिव मी 3 मेंबर रिंग, नहीं 3 मेंबर नहीं बनाना है। देन यहां पर एनोलेट बनवा के यहां अटैक करवा लूं, तो ये वाला भी अगेन मेरे को 5 मेंबर रिंग दे रहा है और यहां से यहां अटैक करवा रहा हूं वो 3 मेंबर, तो मतलब इन बेस्ट केस मेरे को 5 मेंबर रिंग ही मिल रहा है, उससे बेटर नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। तो ये वाला एनोलेट ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि इसके ऊपर आगे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। यहाँ पर एनोलेट में क्या है, ये CH3 जो है ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो उतना अच्छा स्टेबल नहीं होगा, मतलब वो वाला H उतना एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एनोलेट बनाओ और यहाँ पर अटैक करा दो, तो यहाँ एनोलेट बनाया, यहाँ पर अटैक करवाया, बॉन्ड क्लोज किया, मतलब रिंग क्लोज किया एंड डन, हो गया, ठीक है। अब जैसे ये लीनियर में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ एनोलेट बना के यहाँ अटैक करवा लो, तो दैट गिव्स यू 6 मेंबर रिंग। तो ये हो गया एल्डोल साइक्लाइजेशन या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि इस सब्सटेंस को किससे ट्रीट किया ताकि आपने ये बने यहाँ पे, ठीक है। ओह 1 सेकेंड, खींच के डबल बॉन्ड में उड़ा दिया था, हाँ ये वाला बने। तो ये देखिए ये आपका अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये आपका जो बन रहा है फाइनली उसमें अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। क्या है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो वो कब बनता है, जब एल्डोल से फर्दर वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो करना क्या, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहां वाले को डबल बॉन्ड O पकड़ाना है, दैट्स इट। तो ये वाला आपका जो था दैट वाज अनदर मॉलिक्यूल जो पूछा गया था। फिर किस कंपाउंड से ये बनेगा आपका, अगेन इसमें ढूंढो एक बार, ये आपका देखिए यहाँ पे ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया और ये गामा है, अच्छा दो सी, वेट अ सेकेंड, आई थिंक कुछ यहाँ पर झोल है, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे झोल है। झोल कैसे है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए हैं, CHO बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब छोड़ो उसको, आई डोंट नो कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का समय भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उसको सॉल्व करके कुछ चेंजेस किए हैं, तो दैट मीन्स अभी उसके बारे में सोचेंगे तो दैट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन जो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और वही स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है, सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और सेम स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है, और ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है कैनिजारो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो वेयर अल्डिहाइड्स नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव
एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो वो एसिड प्लस अल्कोहल का मतलब क्या है, जैसे आपका ये RCHO है, इसको बेसिक मीडियम में आपने ट्रीट किया, तो ये जो अल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, RCOOH। पर आपको कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सॉल्ट ही बनेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ऑक्सीडाइज होके, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन से बन गया, और जब ये रिड्यूस होगा तो अल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनते हैं, अल्कोहल। तो अल्डिहाइड दोनों चीजें दे रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये है कैनिजारो। फिर आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तभी जो कार्बोक्सिलेट आयन था इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ में अल्कोहल है, राइट। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH KOH एटसेट्रा प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ ऑर्थो एंड पैराफिनोलिक अल्डिहाइड्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्थो एंड पैराफिनोलिक अल्डिहाइड्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, ठीक है, मतलब अल्डिहाइड तो है पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म में RCHO, अब OH नेगेटिव जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन तो कोई है नहीं, तो उसके ऊपर तो अटैक कर नहीं पाएगा, तो ओनली ऑप्शन OH नेगेटिव के पास क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। तो अब इस इंटरमीडिएट में क्या है, लिविंग ग्रुप तो कोई भी नहीं है, R H और OH में से तीनों में से कोई भी बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप OH को बाहर निकालोगे तो आप वापस से रिएक्टेंट पे आ जाओगे, तो वो तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और क्या पॉसिबिलिटी है, तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये जो CH बॉन्ड है इसके थ्रू ये अटैक होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके H निकलेगा और यहां अटैक करेगा, ओके। तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, क्योंकि एक तरह से हमने H को अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ भेज दिया अटैक करने, तो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनिजारो में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर। सेकंड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंटरमीडिएट है ये ज्यादा बेटर कब होगा, ये रिएक्शन फास्टर कब होगा, जब इसमें ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि जितने डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो इसको अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है डोनेटिंग ग्रुप लगाने से, ठीक है। और जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतने ही जल्दी ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, तो डोनेटिंग ग्रुप इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, ओके। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ये O नेगेटिव और यहाँ पे ये H चला जाएगा, तो ये RCO, ठीक है, ये OH रह गया पीछे, तो इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो था इसका बन जाएगा RCH2O नेगेटिव। अब RCH2O नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव उठा लेगा और ये बनाएगा RCOO नेगेटिव प्लस RCH2OH, और इसको फिर फाइनली अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब RCOH प्लस RCH2OH आपको मिलेंगे, ओके। तो दैट इज क्लियर, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जैसे ये है बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड की डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या बनेगा, एक बार बेंजोएट प्लस बेंजाइल अल्कोहल, HCHO से क्या बनेगा, HCO नेगेटिव प्लस CH3OH, सिंपल है ना। अब तो ये तो था कि ऊपर जो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन है सेम ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी। क्रॉस्ड कैनिजारो में क्या होता है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं, तो व्हेन 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो दैट विल अंडरगो और दैट कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैं, दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक होता है। तो ये याद रखो, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। जैसे यहां पर ये जो CO है इसके साथ बेंजीन एज अ डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेंजीन क्या कर रहा है, डोनेट करके इसके कार्बोनिल का रिएक्टिविटी कम कर रहा है, जबकि HCHO में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो आपको पूरा मैकेनिज्म वहां पर करके प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है वो ऑक्सीडाइज होगा और कम इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो आपका रिड्यूस होगा, तो दैट इज द क्रॉस्ड कैनिजारो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सम एसीटोन डेरिवेटिव्स आल्सो गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये एक स्पेशल केस अभी उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जैसे ये है कि दिस इज, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल से था कि कैनिजारो के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, चलो यहाँ पर आई थिंक कुछ मेंशन भी किया हुआ है, कि अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो अल्डोल रिएक्शन देते हैं, है ना। देन टॉलरेंस, अब देखो जैसे ये हो गया, 2 CHO यहाँ पर दिए हुए हैं,
ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, a Cannizzaro reaction run on 1,4-dialdehyde. Note that alpha hydrogen are present here, है ना, with the rhodium catalyst gives ring closure. तो ये भी एक Cannizzaro का फॉर्म है, बट हम इतना एक्चुअली इतने डिटेल में नहीं पढ़ते, इतने ज़्यादा केसेस नहीं पढ़ते, बट ऐसा केस यहाँ पर क्या है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इवन दो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, स्टिल ये क्या कर रहा है, रिंग क्लोजर दे रहा, और ये अल्डोल के थ्रू नहीं दे रहा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो पर ऐसा तो लग नहीं रहा कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बने। बेटा अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और एक जगह अल्कोहल बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल अगल बगल में है, तो वो मिलके एस्टर नहीं बनाते। RCOH प्लस ROH आपको RCOOR डैश देता है ना ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिला के क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो ये साइक्लिक एस्टर मतलब लैक्टोन्स बन गए, तो ये भी आपका है। ठीक है, और जैसे ये RCOCHO, अब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी, ठीक है, तो एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक की रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो ये R डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये CHO ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी COO नेगेटिव में, और दूसरा वाला जो ग्रुप है कार्बोनिल उसकी हो जाएगी रिडक्शन। तो देखिए, नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, राइट। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अ हाइड्राइड शिफ्ट, ओके, एंड उसमें भी बड़ी अच्छी कहानी, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर ऑफ O नेगेटिव ग्रेटली फैसिलिटेट्स द एबिलिटी, मतलब ये जो O नेगेटिव है इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है कि भैया हम डोनेटिंग इफेक्ट है, ये जल्दी इसको रिपेल करके बोलता है कि तू निकल, जल्दी से निकल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर है O नेगेटिव का, ये फैसिलिटेट करता है उस हाइड्राइड ट्रांसफर को। ठीक है, तो जितने ज़्यादा O नेगेटिव ग्रुप होंगे या इस तरह के डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भेज के उसको बोलेंगे भाई तू निकल यहाँ से, ठीक है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो मतलब डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस से ये रिएक्शन आपका कंपैरेटिवली फास्ट होगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, चलो दैट्स इट। अब जैसे ये है, ये CHO है, इसके दो मॉलिक्यूल लूंगा मैं, तो कैनिज़ारो में क्या हो जाएगा, एक बार ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO नेगेटिव और एक बार रिड्यूस हो जाएगा CH2OH। एक ही में दो CHO ग्रुप है, एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो। ठीक है, ये HCHO के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब HCHO क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरा वाला जो ग्रुप है उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। डन, चलो ये देख लेना, ये आपके पास बीटा कीटो एसिड था, इसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो पहले आपका कार्बोनिल बना, फिर उसको आपने अल्कलाइन मीडियम में रखा तो अल्डोल कंडेंसेशन हुई। अब अल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद क्योंकि यहाँ पर फर्दर कॉन्जुगेशन थी तो अल्फा बीटा में डिहाइड्रेशन वैसे ही हो गई, तो ये एल्डोल का केस आ गया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, गिव मैकेनिज्म। CH3CHO को D2O इन द प्रेजेंस ऑफ D पॉजिटिव में ये होगा, ये 16 हट के ये O18 लग जाएगा, कैसे होगा ये। ठीक है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कीटोनोल टॉटोमरिज्म टाइप की कोई चीज़ होती है, थोड़ा उसके बारे में सोच के देखो, कीटोनोल टॉटोमरिज्म से यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरह से ये O16 हटा के हम O18 यहाँ पे लगा सकते हैं। देन कम्स द पर्किन रिएक्शन। देखिए पर्किन रिएक्शन और इससे अगला नोइवेनेगल रिएक्शन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, देखना कैसे। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, आप एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, लाइक बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फ्रॉम विच एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड। मतलब देखिए, जो एनहाइड्राइड आपने लेना है उसी का सोडियम सॉल्ट, मतलब कोई एसिडिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम एसीटेट, समझे। तो जो एसिड का आप सॉल्ट बनाएंगे उसी एसिड का एनहाइड्राइड भी बनाना है। तो अगर एसिटिक एसिड का सॉल्ट लिया है दैट इज सोडियम एसीटेट, तो उसी का एनहाइड्राइड होगा दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब इसकी प्रेजेंस में आप किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं, खास करके ध्यान रखना ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये क्या करता है, अब इंटरेस्टिंग है, देखो अब शॉर्टकट बताता हूं इसमें करना क्या है। जिस एसिड के वो सॉल्ट और एनहाइड्राइड थे ना, वो एसिड सामने लिख दो, ये आपका एसिटिक एसिड आ गया है ना, CH3COH, यस। तो ये कार्बोनिल का O और उसका H2, मतलब जो अल्फा कार्बन वाला H2 है वो उठा के उड़ा दो, H2 उड़ गया ये वाला। ठीक है, H2 उड़ गया, इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बन गया आपका सिनेमिक एसिड। ठीक है, सिंपल। अब आप बोलोगे सर मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखिए बेस क्या करेगा यहाँ पे, जो आप इसको, क्योंकि ये जो CH3CO नेगेटिव है ये एज अ बेस भी काम कर रहा है, बेस अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा पहले एनहाइड्राइड से, CH2 नेगेटिव,
ये CH2 नेगेटिव इस PHCHO पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये PHO नेगेटिव और यहाँ पे CH2 COO CO CH3 ये पूरा ग्रुप आ गया। चलो ठीक है, आ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया हमने। हाइड्रोलिसिस में ये O नेगेटिव का बन गया OH, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, ये जो COO CO CH3 है ये है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये CH3 COOH ये वाला जो पार्ट है ये CH3 COOH बना के निकलेगा बाहर और ये CH2 COOH बन जाएगा, क्योंकि जब ये वाला टूटेगा ना यहाँ से तो एक साइड H और एक साइड OH बनेगा, और यहाँ पर H मिल गया इसको, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया CH3 COH और ये वाला पार्ट भी क्या बन गया COH, तो ये COH बन गया। नाउ दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। हीट करोगे तो अल्फा बीटा के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगी ताकि कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन आ जाए, तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। तो मैकेनिज्म में देखो और डिटेल में जाने का समय नहीं है, बट चलो ठीक है, बिकॉज थोड़ा बहुत हम कर सकते थे तो हमने देख लिया, तो याद रहेगा। वो एसिडिक एसिड सामने लिया, H2 निकाला, यहाँ से अल्फा वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाली, H2 निकाला, दोनों को जोड़ दिया डबल बॉन्ड के थ्रू, दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब नोई वेनिगल में भी ऐसा ही होता है कुछ, फाइनल प्रोडक्ट आपका सेम है, सिनामिक एसिड यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इट इज अ प्रेपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। पर्किन ने भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाए थे, नोई वेनिगल में भी आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाने, पर यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल को मेलोनिक एस्टर के साथ ट्रीट करते हैं पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। तो मेलोनिक एसिड क्या होता है CH2COH COH, ये आपका मेलोनिक एसिड है। तो मेलोनिक एस्टर क्या हो जाएगा CH2COR। तो पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में बेस क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा, ये वाला CH2 है, दोनों का जो मिडल में है, यहाँ से बेस H पॉजिटिव उठाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये COET इनका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद ये COET का बन जाएगा COH, ठीक है, और 2 COH प्रेजेंट है, वो भी एक दूसरे से बीटा पोजिशन पे, मतलब ये 1 तो ये 2 और ये 3, ठीक है, मतलब अगर इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ तो ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पे कीटो आ गया ना ग्रुप, तो बीटा पे कीटो आ गया। आप बोलोगे सर कीटो नहीं है, वो तो कार्बोक्सिलिक है, पर कार्बोक्सिलिक में भी CO तो है ना, कीटो तो है, यस, तो ये इट्स अ बीटा डाई कीटो एसिड या बीटा डाई एसिड, ठीक है। तो हीट करने पे वो डिकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, तो कोई एक CO2 उड़ा दो तो COH आ गया, और फर्दर हीट करने पे क्या है, अल्फा और बीटा से डिहाइड्रेशन हो जाएगी ताकि डबल बॉन्ड आएगा वो आगे कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, तो कहानी घुमा फिरा के यहाँ पर भी वही थी, ठीक है, क्या थी कि ये जो आपका एस्टर है, आपको ये O हटाना है, डबल बॉन्ड से इसको जोड़ना है, COET का उड़ा देना है और इसका बना देना COH, ठीक है, और यहाँ ऑब्वियसली आप यहाँ से आपको एक H भी हटाना पड़ेगा ताकि दोनों को जोड़ोगे डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पर CH रहना चाहिए, तो एक जो COET है उसको उड़ा दो और दूसरे का कर दो COH, बस ये आपका सिंपल आ गया। देन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में क्या है, दिस इज योर बेंजिल एंड दिस इज योर बेंजिलिक एसिड, ठीक है, मतलब 1,2 डाई कीटो है ये, ठीक है, तो बेंजिल आ गया ये, मतलब PHCO COPH। अब इसको जो आप NaOH से ट्रीट करेंगे तो होगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, क्या OH नेगेटिव एज अ बेस काम कर सकता है, नहीं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ही काम करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब क्योंकि दोनों कार्बोनिल आपके सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल हैं, तो किसी के ऊपर एक अटैक कर सकता है ये, तो यहाँ पर अटैक कर दिया, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा आपका O नेगेटिव। अब इसके बाद क्या है, क्या कोई लिविंग ग्रुप है हमारे पास या किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना है, कुछ नहीं, ये अरेंजमेंट इसी का है, यही मॉलिक्यूल रीअरेंज कर जाता है, तो किसी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना है, इट इज नॉट अ कंडेंसेशन, इट इज अ रीअरेंजमेंट, तो जो भी होगा इसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये जो O नेगेटिव आया यहां जंप करेगा और ये फिनाइल शिफ्ट करके यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो O नेगेटिव, तो एक कार्बन के ऊपर 2 फिनाइल आ गए, फिर आपको एसिडिक मीडियम में डालना है उसको और O नेगेटिव का बन जाएगा OH, ठीक है, तो इट्स अ रीअरेंजमेंट, अनदर मॉलिक्यूल विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कोई एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट रीअरेंज हो रहा है। तो ये PH ग्रुप उठ के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ PH लगेगा, तो डबल बॉन्ड O का सिंगल OH बन जाएगा, ठीक है, तो दैट इज क्लियर, चलो, है ना, तो ये हो गया और यहाँ पर OH लग गया, ये वाला OH ग्रुप, तो इसको प्रैक्टिस एक बार आपको करनी पड़ेगी,
चलिए, क्लीमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पहले किए जा चुके हैं, ठीक है, बहुत पहले किए जा चुके हैं। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन भी की जा चुकी है। रिएक्शन विद PCl5 आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि PCl5 से ट्रीट करते हैं अगर आप कार्बोनिल को, तो 2 क्लोरीन मतलब जेमिनल डायोल्स बन जाते हैं, आप सॉरी जेमिनल डाई हैलाइड आपके बन जाते हैं, जेमिनल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये आ गया, बाई प्रोडक्ट आपका PuCl3 है। देन पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। हाँ, पिनेकोल बनाना कैसे है वो देख सकते हो आप कि पिनेकोल कैसे बनाओगे। 2 एसीटोन लिए आपने, उनको मैग्नीशियम से ट्रीट किया, ठीक है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स बना लेंगे मैग्नीशियम के साथ इस तरह का, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाता है। तो जब ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा O नेगेटिव और ये वाला ऊपर शिफ्ट करेगा O नेगेटिव, 2 O नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव को बैलेंस कर लेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। पर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे मैग्नीशियम ने, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब ये कार्बन डबल बॉन्ड हो ऊपर शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसका। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला, तो दोनों कार्बन का एक एक रेडिकल आ गया और वो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना गए। तो ऐसा हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH बन जाएगा, तो ये बना आपका पिनेकोल। तो 2 एसीटोन को मैग्नीशियम के साथ हीट करने से आपका पिनेकोल बनता है और फिर आपका वो एसिडिक मीडियम में डालने से पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें पहले स्टेप में आपने डिहाइड्रेशन करनी है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर उसके बगल से अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवानी है, ठीक है, एंड देन फाइनली आपका H पॉजिटिव निकलेगा और कीटोन या अल्डिहाइड आपका बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। एंड व्हाट यू कैन डू इज, आपको अगर पिनेकोल प्रैक्टिस भी करनी है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड एक बार ध्यान से उसको देख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म का नाम कैसे पड़ा, हेलोफॉर्म होता है CHX3, इसमें जब भी X आयोडीन होता है आपका तो होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म एंड CHI3 आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो उसके येलो कलर से पता लग जाता है कि आयोडोफॉर्म बन चुका है। तो जो भी आप रिएक्शन करवाना चाह रहे थे उसमें आयोडोफॉर्म अगर बन गया तो मतलब हाँ, जो आप सोच रहे थे वो चीज़ हो गई, तो दैट्स अ कन्फर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। तो आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन किस ग्रुप को कन्फर्म करता है कि हाँ ये ग्रुप प्रेजेंट है, किसकी कन्फर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में या तो COCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो या CHOHCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शन हो जाता है। अब ये चीज तो बच्चों को याद रहती है कि सर COCH3 चाहिए था, है ना, एसिटाइल ग्रुप चाहिए था, ओके सर ये क्यों CHOHCH3 क्यों, क्योंकि आयोडीन के साथ जब आप ट्रीट करेंगे, आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो CHOHCH3 को ऑक्सीडाइज करके पहले इसमें कन्वर्ट कर लेगा और वो फिर चीज आगे रिएक्ट कर जाएगी। तो कई बार पूछा जाए कि क्या इथेनॉल ये रिएक्शन देगा CH3CH2OH, तो काफ़ी बच्चे मना करते हैं कि नहीं सर इथेनॉल नहीं देगा, इसमें ना तो COCH3 है ना कुछ ऐसा है। बट अगर आप ध्यान से देखें ये इथेनॉल है, ठीक है, CH3CH2OH, तो आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ H हटा के बाकी पार्ट देखो, तो यस इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यस इथेनॉल भी हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, तो इसको आपने किस से ट्रीट करना है रिएक्शन में, रिएजेंट क्या है, या तो NaOX जैसे NaOI NaOBr लाइक दैट, है ना, या NaOH प्लस X2, क्योंकि NaOH प्लस X2 जब रिएक्ट करते हैं तो NaOX बनता है, ठीक है, NaOX बनता है। तो डायरेक्टली आपको NaOX भी दिया हो सकता है और NaOH प्लस X2 भी, या सिंपल OH नेगेटिव प्लस X2 भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये CH3 का बन जाएगा CHX3 और ये वाला जो पार्ट बचा RCO इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसका आपको CHX3 बनाना है और बाकी लेफ्ट वाले पार्ट का कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है। मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म आप आराम से शांति से देख सकते हैं, बट आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन इट इन फुल डिटेल। बस वो ये कि OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा, फिर ब्रोमीन अगर आपने लिया था, मतलब OH नेगेटिव प्लस ब्रोमीन अगर ली थी, तो ये जो एनोलेट है इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक होती है थोड़ी सी,
मतलब ब्रोमीन ले लो, I2 ले लो, ये थोड़े इलेक्ट्रोफिलिक हैं इनके पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, तो एक ब्रोमीन लगी, ठीक है। अभी भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अभी वो दोनों फिर से निकलेंगे और उनकी जगह 2 ब्रोमीन और लगेंगी, तो पहले ट्राई हेलोजिनेशन होगी, तो CH3 का बन जाएगा CX3, फिर जाके OH नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर आएगा, वो नीचे आएगा, फिर इसको बाहर निकालेगा, तो अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड टूटना है और ये वाला CBr3 बाहर निकलेगा, फिर H लेके वो CHBr3 बना देगा, ठीक है। तो ये जो आपका आयोडो फॉर्म होता है CHI3, दैट इज अ ब्राइट येलो सब्सटेंस, तो उसकी फॉर्मेशन कंफर्म करती है कि हमारे पास COCH3 ग्रुप या CHOHCH3 ग्रुप प्रेजेंट था। नेक्स्ट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए बेंजोइन इज अ हाइड्रोक्सी कीटोन अटैच टू 2 फिनाइल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी कीटोन और 2 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ओके यस, ये ठीक है, कीटोन है, एक साइड फिनाइल लगा हुआ है और दूसरी तरफ CHOH उसके आगे फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी की जगह ये आ जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसके दोनों तरफ पीएच लगा है, तो आप ऐसे कर लो, कीटोन है ना और अल्फा हाइड्रोक्सी है, हाँ जी, दोनों तरफ पीएच लगा लो, बस ये बन गया आपका बेंजोइन। तो बस इतना याद रखना है कि इट्स अ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अटैच टू 2 फिनाइल ग्रुप्स, डन। कैसे बनता है? साइनाइड की प्रेजेंस में बनता है, साइनाइड एज ए कैटलिस्ट काम करता है यहाँ पे, तो साइनाइड का अटैक करवाएंगे आप, साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल ही काम कर पाएगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, ठीक है, तो ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, राइट, फिर ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, CN लग जाएगा, ऐसा होगा कुछ, हाँ ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा देखो, तो पहले ये वाला हुआ रिएक्शन, या चलो शॉर्टकट आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं क्योंकि इट्स अ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड के लिए, तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद क्या करना है, ये जो CHO का एक H है इसको उठा के दूसरे के कार्बोनिल पे भेज देना है और दोनों को जोड़ देना है, बस सिंपल। जैसा अल्डोल में किया था ना, लगभग वैसा ही, बट वहां पर अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को उठा के भेजते थे, यहाँ पर कार्बोनिल के साथ वाले हाइड्रोजन को ही, मतलब जो अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है उसको ही भेज देना है, तो इसी को उठा के ऑक्सीजन पे भेज देना, दोनों को जोड़ देना है, इस डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH, तो डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH और दोनों बॉन्ड जुड़ गए, दैट्स इट, दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म यहां पर आपके सामने है, ठीक है, साइनाइड अटैक करा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये जो H यहां था अभी यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहाँ OH बनेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर रहेगा जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल भी दूसरे बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ठीक है, और फिर फाइनली साइनाइड निकल जाएगा बाहर। तो मतलब साइनाइड का काम यहाँ पर सिर्फ कैटलिस्ट का था क्योंकि वो शुरुआत में यूटिलाइज हुआ तो लास्ट में बाहर भी निकल गया, तो इट वॉज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, सो वी कैन से साइनाइड इज अ कैटलिस्ट इन बेंजोइन कंडेंसेशन। बाकी आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है इनको, ओके। नाउ दिस आर 2-3 क्वेश्चंस दैट यू कैन डू ऑल बाय योरसेल्फ, तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो इनको सॉल्व कर लेना आप, मतलब सॉल्व क्या कर लेना, सॉल्व किया वो सारा का सारा। देन कम्स द बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। देखिए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या है, एक ऑक्सीजन हमें एंटर करानी होती है, ये आपका नॉर्मल कीटोन है, इसको जब आप परऑक्सी एसिड से ट्रीट करते हैं, परऑक्सी एसिड मतलब RCOOOH, तो यह परऑक्सी बॉन्ड लगा हुआ है, तो मतलब RCO3H लाइक MCPBA है, तो MCPBA क्या है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो जब आप परऑक्सी एसिड से इसको ट्रीट करते हैं तो एक ऑक्सीजन इंसर्ट होती है, अब वो यहां होगी या यहां होगी, मतलब कार्बोनिल से किसी एक तरफ इंसर्ट होगी, तो वो भी बात करेंगे अभी कहां पे होगी वो, तो एक तरफ इंसर्ट होगी तो उससे क्या बनेगा, एस्टर, तो ये एस्टर बनाते हैं डायरेक्टली कीटोन से हम। अब यहां पर क्योंकि सिमेट्रिकल मामला है, तो सिमेट्रिकल में तो आप चाहे लेफ्ट यहां पर एंटर करवा दीजिए चाहे यहां पर एंटर करवा दीजिए, बात तो बराबर है, कंपाउंड तो सेम ही बनेगा, यहां पर भी सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी एंटर करवा दीजिए, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म में अल्काइल शिफ्ट होता है, तो आपको बस ये याद रखनी है, जो अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उस तरफ आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो एक्चुअल फंडा है वो ये है कि ऑक्सीजन वहां इंसर्ट की जाती है जिस अल्काइल ग्रुप के पास ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, जो जल्दी माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H का, yes. मतलब अगर एक साइड में H होगा तो ऑक्सीजन आप यहां इंसर्ट करेंगे तो फिर एस्टर नहीं बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, H के बाद 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर अराइल, फिर जाके 1 डिग्री और फिर जाके मिथाइल,
तो मतलब अगर H को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है उतना उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जैसे ये है तो बेटा एक साइड मिथाइल है और एक साइड आपका फिनाइल है, तो किसका ज़्यादा है? अराइल का। तो हमने ऑक्सीजन कहाँ घुसाई? कार्बोनिल और फिनाइल के बीच में। ओके, अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपका ये चलो COH NH2 उसको छोड़ो, ये आपका कार्बोनिल है, एक साइड पूरा अराइल पार्ट है और एक साइड आपका मिथाइल है। तो कहाँ करेंगे हम? यहाँ पर ऑब्वियसली मिथाइल से ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल वाले पार्ट का, तो फिनाइल की साइड में इंट्रोड्यूस किया हमने। बाकी को कुछ नहीं छेड़ा हमने, बाकी को बस इस कार्बोनिल के राइट साइड में, मतलब बेंजीन वाली साइड में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड KMnO4 से कर सकते हो, HNO3 है, K2Cr27 है, या टॉलन्स रिएजेंट है अमोनिकल AgNO3। तो ये जो आपको AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव होता है, ये भी आपका क्या है? इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सिल्वर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है, सिल्वर Ag पॉजिटिव से रिड्यूस होके सिल्वर में जाना चाहता है, ठीक है। तो टॉलन्स रिएजेंट होता क्या? अमोनिकल AgNO3, जिसको ऐसे भी लिखते हैं, ओके। तो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो आपने एल्डिहाइड लिया तो आप अमोनिकल AgNO3 ले लो या आप Ag2O ले लो। हाँ, अमोनिकल AgNO3 क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में होता है तो पहले RCO नेगेटिव बनेगा, साथ में सिल्वर आपका रिड्यूस होके मेटल की फॉर्म में आ जाएगा, और ये सिल्वर मेटल जो है जो नीचे जब डिपॉजिट होगा उस टेस्ट ट्यूब में, तो वो एक मिरर जैसा, क्योंकि शाइन करेगा ये, है ना, सिल्वर जो है वो ऑब्वियस बात है वो उसकी चमक होगी, शाइन होगी, तो वो जो बॉटम पे सेटल हो जाएगा तो इट लाइक अ सिल्वर मिरर, तो उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और Ag2O से रिएक्ट करके भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड आ गया, तो टॉलरेंस रिएजेंट से ट्रीट किया तो ये आपका बन गया। नाउ अल्फा हाइड्रोक्सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट। अब आप बोलोगे सर कीटोन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता और कीटोन की तो फर्दर ऑक्सीडेशन होती नहीं है, फिर कीटोन कैसे फिर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब आप टॉटोमराइज करते हैं तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसके मिक्सचर में जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा जिसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो ये याद रखना। इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे देते हैं। फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट दे देता है, क्यों? क्योंकि HCOH, आप बोलोगे सर इसका क्या होगा, ये भाई साहब CO2 प्लस H2 में टूट जाते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बहुत स्टेबल नहीं है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, तो ये भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका ये भी कर गया। देन नेक्स्ट इज फेलिंग्स टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो हम टेस्ट करते हैं, इट्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट का, सॉल्यूशन बी है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव मिल जाता है और दूसरे से आपको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो दोनों मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो हमें डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये आपका आ गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो ये ब्लू कलर का आपका कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ। तो आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड सी कि ये क्या बन रहा है। कॉपर सल्फेट से आपको कॉपर 2 पॉजिटिव मिल रहा है और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो टार्ट्रेट कहां से बना? टार्ट्रिक एसिड से, ठीक है, सिंपल। देन aldehydes are oxidized to carboxylic acid and give red brown precipitate of copper oxide। ये इसका कंफर्मेशन है फेलिंग टेस्ट का, ठीक है। तो अगर ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर मिल गया हमें तो दैट विल कंफर्म कि वहां पर एक अल्डिहाइड था जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो RCHO को जो फेलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो ये RCO नेगेटिव में कन्वर्ट होगा प्लस CO2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट अंडरगो फेलिंग टेस्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पर एरोमेटिक आपके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर फेलिंग के साथ नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो ये डन हो गया बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, इतना ही करना है। इसके बाद हम DPP करेंगे ये डिस्कशन। तो आई होप कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड का एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया क्विक तरीके से, ठीक है। तो उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड उसके बाद सॉल्व द DPP। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट DPP सेशन। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कैनवस क्लासेस का कंटेंट तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड जूनियर, सबको बताइए, बिकॉज आप बताओगे तभी होगा। मार्केटिंग के लिए कैनवस क्लासेस के पास कोई पैसे नहीं है,
ठीक है, तो आप जितना शेयर करेंगे, आप जितना सपोर्ट करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ क्वालिटी से ही ये चलने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।